बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। फाइनली जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, काफी शोर मचा हुआ था कि काजी साहब की टेन्योर में एक्सटेंशन होगी, काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे, कोई सर्विसेज में रिटायरमेंट एज का इजाफा होगा, उससे काजी साहब की जो सर्विस है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे उसको हेड करेंगे काजी फैज ईसा साहब। ना तो काजी साहब ने रिटायरमेंट ली, ना जजेस की एज में इजाफा हुआ, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को हेड किया, और आज फाइनली जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था काजी फैज ईसा साहब का वो हुआ है। काजी साहब अब आज रिटायर हो गए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कल जो नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो ओहदे का हलफ लेंगे। आज फुल कोर्ट रेफरेंस में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 दीगर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की, और अदम शिरकत के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा सख्त खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को, जिसमें उन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात बताई। उन्होंने बताया कि काजी फैज ईसा साहब अदलिया में मुदाखलत के मरतकब हैं, और काजी फैज ईसा साहब ने जुडिशरी को प्रोटेक्ट नहीं किया। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी फैज ईसा साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दिए रखा और अदलिया के जुडिशरी के मसाइल से खुद को लाताल्लुक रखा। बड़ा सख्त लेटर था। फिर आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की कि काजी साहब बड़े जेंटलमैन हैं, काजिम साहब ने मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कुछ किया। फिर काजी फैज ईसा साहब ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस से जो अलविदाई खिताब था उसके अंदर उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का जो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक हुए, और वो भी जो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। लेकिन साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिमार्क दिया। उन्होंने कहा पहले तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि जजेस को और बेंचेस को देख करके फैसले क्या होंगे, अब जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद शायद ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मुल्क में अभी 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके पास करवाई है, उसके साथ ही 27वीं आईनी तरमीम का शोर शुरू हो गया है। तो क्या हुकूमत सीरियसली 27वीं आईनी तरमीम पर गौर कर रही है, या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन की जमातों को जो है वो तंग करने के लिए ये बातें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं? इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह भी आई कि हुकूमत ने अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों को भी कह दिया है और अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को भी कह दिया है कि वो पीर को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचे और पीर के इजलास में मुमकिन तौर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें एक और तरमीम की जाए, और जजेस की जो कमेटी है उसमें जजेस की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। पहले 3 जजेस हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, सीनियर मोस्ट 3 जजेस, लेकिन अब 5 जजेस की शायद ये कमेटी बना दी जाएगी। तो इस तरमीम की हुकूमत को जरूरत क्यों महसूस हुई, इन तमाम चीजों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हाजी ताहिर हनीफ साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो साहिबा ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज डॉक्टर शाजिया असलम सोमरो साहिब आपसे करूंगा। आप चूंकि कराची के लिए गालिबन ट्रेवल कर रही थी इस्लामाबाद से, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के हवाले से बात आई है, कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों को भी कहा है कि अपने अरकान को मेक श्योर करवाएं कि वो पीर को इस्लामाबाद में रहें। तो आपको कोई पार्टी की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हैं? देखिए जी, हमारा वैसे ही सेशन जो है वो पीर को था, तो इंशाल्लाह अगर पार्टी इंस्ट्रक्शन आएंगी तो इंशाल्लाह हम मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जजेस की कमेटी की तादाद बढ़ाने के हवाले से कुछ चीज डिस्कस हुई आज ऑफ द रिकॉर्ड सेशन के अंदर? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं, कुछ गलत खबरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हैं, कुछ लोगों की बातें होती हैं। जब तक मैं समझती हूँ हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कंफर्मेशन ना आए, मैं समझती हूँ ऐसी बातों को ऐसे प्रोपेगेंडा ही लिया जाए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह जो भी होगा मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। तो मतलब एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तब तक आप ये कह रही हैं कि ऐसी कोई चीज जो है वो डिस्कस नहीं हुई है, ना पार्टी की जानिब से आपको कहा गया है और ना ही अदरवाइज कोई चीज ऐसी डिस्कस हुई है? नहीं जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, और पार्टी इंस्ट्रक्शन होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग मौजूद होंगे। ठीक हो गया। हाजी ताहिर हनीफ साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत ऐसा कोई इकदाम करने का प्लान कर रही है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस की कमेटी बनाई गई है उसकी तादाद में इजाफा किया जाए, और
इसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए? जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। खान साहब, इस बैकग्राउंड में एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद है, आपने पहले भी मुझे ये कास्ट किया, तो उसमें मैंने बार बार कह रहा था कि काजी फाज ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा था ना एक्सटेंशन लेंगे, और ना ही अगर की मुद्दत मुलाजमत में वो एज को बढ़ाया जाएगा तो भी हाजी साहब नहीं आएंगे, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उसको हेड करेंगे। बिल्कुल, ये आपने बातें बहुत अरसे से आप ये कह रहे थे। ये वजह नहीं थी कि शायद मेरा को काजी साहब से राब्ता था। हमने जब से हमने होश संभाली है, जितने भी जजेस साहबान देखे हैं, अगर 10 टॉप मोस्ट इंडिपेंडेंट अगर जजेस होंगे तो उनमें से वन ऑफ देम काजी फाज ईसा साहब। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा टेन्योर गुजारा है। असल बात यह है कि वो किसी पार्टी के जज नहीं थे, वो आइन की बालादस्ती वाले जज थे। तो ये बात तो खत्म होगी। बाकी रह की बात कि सोमवार को हम 27वीं आईनी तरमीम कर रहे हैं या 28वीं कर रहे हैं। 27वीं तरमीम नहीं, प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में उसमें तरमीम की बात हो रही है। 27वीं तरमीम तो चले आगे चल के डिस्कस करते हैं ना, वो तो अलग चीज है। तो देखे, जो जिस चीज की भी जरूरत, अभी कोई हदायत नहीं है, कोई मंजर हम पर भी नहीं आई, अभी ये बातें हो रही हैं, मुझे भी ये खास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो भी मामलात को बेहतर करने के लिए, मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए, अदालती प्रोसीजर को बेहतर करने के लिए जो भी तरामीम जरूरी होंगी वो करनी चाहिए। उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जो मफाद में है, सबके मफाद में, वो तो तरमीम तो वो करनी पड़ेगी ना जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्या समझते हैं साहब, पहले तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, हाई साहब, जिस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया उस वक्त बड़ी मुखालिफत हुई कि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि एक शख्स से 3 लोगों के पास ये इख्तियार जाएगा तो ये मुनासिब बात है। अच्छा, फिर 3 में चला गया। काजी फाज ईसा साहब भी उसके डिफेंस में बड़ा कुछ कहते रहे। फिर जब आपको अंदाजा हो गया कि 3 टॉप मोस्ट जो सीनियर जजेस हैं वहां पे मामला नून लीग के हक में को थोड़े से बेहतर नहीं हो रहे, आपने उसको अमेंड कर दिया और तीसरे जज का इख्तियार आपने चीफ जस्टिस को दे दिया कि एक तो चीफ जस्टिस बैठेगा, एक प्यूनी जज बैठेगा और तीसरा जज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा। अच्छा, आपने वो अमेंड कर दिया। अब फिर आप उसको फर्दर अमेंड करने का सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं एज ऑफ नो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में अब ये बातें सर्कुलेट हो रही हैं कि अगले हफ्ते ये जो है ये मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये तरमीम आएगी और इसको मंजूर करवाया जाएगा, जिसमें इस कमेटी में जो 3 जजेस हैं उनकी तादाद को बढ़ाकर 5 किया जाएगा। और 5 करते हैं तो अगले 2 वो जजेस आते हैं जिनको लेकर मुस्लिम लीग नवाज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है। खान साहब, हर वो चीज जो मुल्की मामलात को खराब करने के बायस बने, जो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि हुकूमत के हर काम में रोड़े अटकाना शुरू हो जाए, तो उसमें आइन के जरिए अगर उसमें तरमीम कर ली जाए तो ये जायज बात है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। यानी जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब के बतौर चीफ जस्टिस अपॉइंट होने के बावजूद आप समझ रहे हैं कि वहां पर जुडिशरी में मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमत की राह में कोई रोड़े अटकाए जाएंगे? अटकाए जाने नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने है जो 8 जजेस ने पहला डिसीजन दिया है, जो तहरीक साहब ने जो सीटें मांगी भी नहीं थी वो दे दी गई हैं, तो उसमें खदशात तो पैदा होते हैं ना जी। तो उसमें कुछ चीजें बिल्कुल खुलकर सामने भी आ रही हैं, अवाम के सामने पेश नहीं होती, मंजर पे नहीं होती, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही होती हैं, तो उनको काउंटर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों के लिए सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। उसमें जो भी नाजायज रुकावट आएगी उसको दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, और पहली कोशिश में हम कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। अगर तरमीम करनी पड़ी तो तरमीम करेंगे, अगर तरमीम के बगैर कोई बात बनती है तो वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। डॉक्टर शाजी इस्लाम सोमरो साहब, आप बताइएगा, काजी फाज ईसा साहब का जो टेन्योर है, चीफ जस्टिस हाजी ताहिर हनीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क में अगर टॉप 10 जजेस का जिक्र हो तो काजी फाज ईसा साहब उनमें शामिल हैं जिन्होंने मुल्क में आइन के लिए और कानून के लिए इंडिपेंडेंटली फैसले किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काजी फाज ईसा साहब के टेन्योर को कैसे देख रही है? क्योंकि मुल्क में एक बड़ा तबका है जो ये समझता है कि बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस में काजी साहब ने ऐसे फैसले दिए जिसमें किसी एक मखसूस तबके का फायदा हो। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इनके टेन्योर को? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक पार्टी बन के नहीं सोच रही है, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज बन के सोच रही है।
और दूसरी बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि उन्होंने उस कुर्सी की इज्जत रखी और उस आइन की इज्जत रखी जिसका उन्होंने मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस बनने से पहले वादा किया था। और उनके जो पुराने फैसले उठा के आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल होके वो फैसले दिए थे, किसी एक पार्टी को उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया था, बल्कि वो फैसले दिए थे जो अवाम के हक में थे। सबसे बड़ा फैसला जो था वो फैजाबाद करने वाला था। और मैं समझती हूँ कि जो लाइव ट्रांसमिशन चलानी शुरू की गई थी वो इसी वजह से थी कि जो कंट्रोवर्सी अंदर बंद कमरों से आ रही होती है, बेहतर यही है कि वो पूरी आवाम जैसे क्या बात हो रही है, किस तरह से बात हो रही है। तो मैं समझती हूँ वो जो है जस्टिस साहब जाने वाले काजी फायज ईसा साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने न्यूट्रल होकर सारे काम किए। और सबसे बड़ा फैसला मैं समझती हूँ कि जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब के लिए उन्होंने दिया, तो मैं समझती हूँ कि 45 साल के बाद जो ये नहीं माना जा रहा था कि ये जुडिशियल मर्डर है, वो उन्होंने फैसला जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हक में लिया। तो मैं समझती हूँ खराज तहसीन उनको मिलना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी देखिए उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही क्रिएट की गई थी और अभी भी उनके जाने के बाद भी यही बातें हो रही हैं। मैं समझती हूँ वो बंदा ऐसा है जिससे हमेशा इंसाफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आज वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मल्टीपल टाइम से कह चुकी है कि आप लोग जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस काजी फायज ईसा हों, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब हों, पीपल्स पार्टी कह रही कि हमारे लिए सारे जजेस बड़े मोहतरम हैं। लेकिन आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह समेत कुछ जजेस ने शिरकत नहीं की, लेकिन एक खत जो सामने आया वो उस खत में बड़े इल्जामात लगाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि जुडिशरी की जो राह में रुकावट मुदाखलत की एक वजह बने हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और जो लोग जुडिशरी के इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहते थे उनको ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं काजी फायज ईसा साहब ने। फिर फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनको, और एक उन्होंने अंदर इस्तेमाल किया जुमला के काजी फायज ईसा साहब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दुबाए बैठे रहे और अदलिया के मामलात को से लाइल्म रहे, जो प्रेशर अदलिया पर आया उससे खुद को लाइल्म रखने की कोशिश करते रहे। तो ये मंसूर अली शाह साहब का ये जो खत है इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए मैं समझती हूँ मंसूर अली शाह साहब सीनियर जो है कैंडिडेट हैं, चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेशन में थे, तो उनको इस बातें अपने कोलीग के लिए जो जिनके साथ वो बैठ के फैसले करते हैं और उनके साथ अच्छी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तो बेहतर है। अब तो आप देखेंगे जब टाइम आगे आएगा देखा जाएगा कि साहब ने काजी फायज ईसा साहब ने दिए हैं उन पे वो कितना पूरा उतरते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो खुद नहीं करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, साथ रहिएगा। हाजी ताहिर हनीफ साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, इस खत में जो उन्होंने बातें की हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस खत को? मंसूर अली शाह साहब मेरे हिसाब से बड़े मतवाजन और अच्छे जज हैं, बड़ा अच्छा कैरियर है उनका, लेकिन जितने वो सीनियर हैं माशाल्लाह, तो ये इस किस्म का खत जो है ना वो हम तो इसे ठीक नहीं देख रहे। काजी साहब पर गैर जरूरी इल्जाम है। आप चेक करें कि उन्होंने अपने इख्तियारात 3 जजेस में दिए, बाद में उसमें तरमीम करना पड़ी। जब आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, आपके फैसले जब नजर आना शुरू हो जाएंगे कि आइन के मुताबिक नहीं है, तो लोग फिर तनकीद भी करेंगे और फिर हुकूमत ने मामला चलाने के लिए अपने मामलात को दुरुस्त भी रखना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस अदारे के पास भी इख्तियारात आते हैं वो दूसरे जो जितने अदारे हैं उनके इख्तियारात सलब करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, पार्लियामेंट से ही आइन और कानून जन्म लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जो भी जजेस बैठे हैं वो जितने भी इंटेलिजेंट हैं, जितने भी ईमानदार हैं, लेकिन वो आइन के बाहर जाकर फैसला नहीं कर सकते। जब आप आइन से बाहर जाकर पॉपुलर बेस पे फैसला करेंगे तो वो आइन से मुतसादम हो जाएगा और उस पर तनकीद होगी। तो ये मंसूर अली शाह साहब ने, शायद हर बंदा इंसान है,
वो ताजा उन्होंने गुस्सा निकाला है। ये देखे जो अच्छा, आपने तो कह दिया मंसूर अली शाह साहब ने कोई ताजा गुस्सा निकाला, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा सख्त खत जो है वो काजी फायज ईसा साहब की तरफ से भी आया था। लेकिन आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब का जो टेन्योर है, इसमें जजेस की जो ग्रुपिंग है वो बड़ी प्रोमिनेंट हो गई। पहले 1, 2, 4 जजेस थे जिनके बारे में लोग ये तासुर देते थे कि ये फलानी पार्टी को या फलानी सोच और अप्रोच को सपोर्ट करता है, लेकिन काजी साहब के दौर में बड़ी खुली डिवीजन हो गई और 1, 2 जजेस वो रह गए जिनके बारे में ये बात नहीं होती थी। बकिया सभी जजेस की के बारे में ये बातें होने लगी कि ये किस सोच और अप्रोच को टो करते। बात ये है कि जब मैं माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग वाज़े तौर पर कोई सियासी अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये तकसीम आइन पर अमल करने वालों की और आइन पर ना अमल करने वालों की हमेशा होगी, वो नजर भी आएगी। ठीक हो गया, बात ये है। ठीक है, अच्छा देखिए, बात मुकम्मल होने दें। अब जो 5 जजेस साहबान ने शिरकत नहीं की, उन्होंने ये साबित किया है कि हम किसी पार्टी के वफादार हैं, अपने कोलीग के, अपने साथी के साथ हम नहीं हैं, हम किसी पार्टी के साथ हैं। तो इस किस्म की बातें जो है वो तकसीम पैदा करती हैं। अब ये देखें, अच्छा, मेरे साथ रहेगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शाजिया इस्लाम सोमरो साहबा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से ये ऑर्डर्स देती है कि इमरान खान साहब से उनके वकला की फौरी मुलाकात करवाई जाए, उनके वकला की मुलाकात हो जाती है। बुशरा बीबी उनको जमानत मिल जाती है, वो जमानत पे रिहा हो जाती हैं। फिर वो पेशावर आज इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको भी जमानत मिल गई। तो बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कोई डील शील की। आप समझती हैं कि ये जेन्युइनली इंसाफ के तकाजों को पूरे करते हुए ये मामला हो रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई डील शील की बातें इस्लामाबाद में हो रही है और उनमें कोई सच्चाई भी है? लेकिन जी, मैं तो ये समझती हूँ कि पीटीआई तो बहुत इंसाफ की बातें करती थी और हर दूसरे जज को कंट्रोवर्शियल बनाती थी या हर उस इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाती थी जो उनके हक में फैसला नहीं देता था। तो मेरे ख्याल में अब वो लोग खुश हो रहे होंगे कि उनके हक में फैसले आने शुरू हो गए हैं और एक तरह से जो वो इनारो चाहते थे वो उनको मिलना शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि ये आपको ज्यादा केयर जो है वो पीटीआई के लोग ही बता सकते हैं कि क्या उनकी डील हुई है और किस तरह से डील हुई और किससे डील हुई है, ये वो लोग ही आपको सही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन बनाने वाला इदारा पार्लियामेंट है और आइन पे अमल सारी अवाम ने और सबने करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपने हमसे पूछा है, ये बेहतर होगा कि आप तहरीक इंसाफ वालों से वालों से पूछे तो ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया इस्लाम सोमरो साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर शाजिया इस्लाम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाजी ताहिर हनीफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बदस्तूर मौजूद रहेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम का वर्जन भी लें, क्योंकि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ये क्लेम कर रही है कि हुकूमत ने उनके साथ उनको ये कहा था, गारंटी दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे। इसमें क्या हकीकत है और 27वीं तरमीम के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को उस पर क्या टेका कहना चाहिए? स्टे विद अस।